13 बिलियन साल पुराना हमारा यूनिवर्स अजूबों से भरा हुआ है। यूनिवर्स हैरान करता है, रोमांच भरता है। ये हमें इसके बारे में सवाल करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हम यूनिवर्स को कितना देख पाते हैं? एक पूरी तरह हिडन यूनिवर्स भी मौजूद है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से यूनिवर्स हैं जो एटम से बने हुए नहीं हैं। क्या हम कभी ये समझ पाएंगे कि हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है? हालांकि हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स के लॉज पूरे यूनिवर्स में सही साबित होते हैं, लेकिन कोई कोई जगह पर वो लॉज काम नहीं करते। हो सकता है हमारे दिमाग इतने काबिल न हो इस तरह के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। ये भी एक वजह हो सकती है। आज इन स्पेस सीक्रेट्स से पर्दा उठाने के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है। इस ब्रांड न्यू टूल को यूज करने को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये हमें नेचर से मिला है, कॉस्मोस से। साइंटिस्ट्स उस इनविजिबल मैटर के पीछे हैं जो इन गैलेक्सीज को साथ में बांधे रखता है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं क्या ये किसी दूसरे यूनिवर्स के मटेरियल से बना है। आज दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि यूनिवर्स किस चीज से बना है। लेकिन नई डिस्कवरी से पता चलता है कि हम इस बारे में कितना कम जानते हैं। जब कोई आपसे पूछता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है। साइंटिस्ट्स यही मानते रहे हैं कि इस यूनिवर्स की हर चीज अनगिनत टाइनी पार्टिकल्स से बनी है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। अर्थ पर मौजूद हर चीज से लेकर अंतरिक्ष में मौजूद चमकदार सितारे तक। लेकिन क्या जो हम देखते हैं इसके अलावा और भी कोई रियलिटी है? साइंस थोड़ा बहुत अजीब हो सकता है क्योंकि कभी कभी कुछ नया सीखने पर हमें लगता है कि कई चीजों के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स को अब ये एहसास होने लगा है कि हमारे यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा हमसे छुपा हुआ है। यहाँ तक कि एम्प्टी स्पेस के अंधेरे हिस्सों में भी हमारी सोच से परे अजूबे भरे पड़े हैं। इस ब्लैकनेस में बहुत कुछ मौजूद है। एक्चुअली ये ब्लैकनेस ही ग्रेट मिस्ट्री और ग्रेट पावर का ठिकाना है। तो अब साइंटिस्ट्स की नई जनरेशन का सवाल ये है, अब वहाँ डिस्कवर करने के लिए और क्या है, और हम उस चीज को कैसे ढूंढ सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। सोकोरो, न्यू मैक्सिको में ये जायंट टेलीस्कोप होराइजन को स्कैन करती है, ऐसे क्लूज के लिए जो इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर सैरा बर्क्स पोलेया वेरी लार्ज एरे में काम करती हैं। ये 23 रेडियो एंटेनास का एक मॉन्यूमेंटल नेटवर्क है। ये हिडन मैटर की खोज करती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में देखकर नहीं, सैरा वहां से आने वाली आवाजों को सुनती हैं। स्पेस कैसा भी हो लेकिन खाली और शांत तो नहीं है। स्टार्स जैसी चीजों से रेडियो नॉइज पैदा होती है। सोलर सिस्टम और गैलेक्सी भी रेडियो नॉइज पैदा करते हैं। मेरे हिसाब से स्पेस में काफी शोर है। सैरा इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि क्या स्पेस में जो कुछ दिखाई देता है उसके अलावा और कुछ भी है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे यूनिवर्स में कितना मैटर भरा है। अर्थ जैसे रॉकी प्लैनेट्स से लेकर जुपिटर जैसे गैस जायंट्स तक हमारे अपने सोलर सिस्टम में 200 बिलियन स्टार्स इस मिल्की वे में बिखरे पड़े हैं और हमारी गैलेक्सी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक है। दुनिया भर के बीचेस पर मौजूद सैंड के ग्रेन से ज्यादा स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। लेकिन क्या जो कुछ भी हमें नजर आता है वो इस यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? अगर हम सारा विजिबल मैटर निकाल दें तो क्या यहां मौजूद डार्क मैटर इस जगह को भर देगा? वेरी लार्ज एरे गैलेक्सीज के बीच के स्पेस को एक्सप्लोर कर सकती है। इसे लगातार मेंटेन किया जाता है और इसकी जगह बदलती है। सैरा एक बड़ी सी डिश पर चढ़ गई हैं। इनमें से हर एक पावरफुल रेडियो एंटेना है। तो ये VLA स्टार्स को सीधे सीधे नहीं देखती, बल्कि ये स्टार्स गैलेक्सीज और ब्लैक होल से मिलने वाले रेडियो एमिशंस को रिसीव करती है, जिसका मतलब ये है कि कोई ट्रू ऑप्टिकल इमेज नहीं है जैसी हम आमतौर पर देखते हैं, बल्कि ये स्पेस की रेडियो इमेजेस हैं। इंजीनियर्स रेलवे ट्रैक्स की मदद से इन डिशेस को अलग अलग पोजीशंस पर ले जाते हैं
जिससे ये अरे 35 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैल जाती हैं। आज सेरा इस एक्सटेंडेड लेआउट की मदद से एक रेयर टाइप के रेडियो सिग्नल को खोज रही हैं, जो डीप स्पेस को समझने में मदद कर सकता है। अरे का ये लार्जर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है जैसे कोई जायगेंटिक कैमरा लेंस हो, जिससे हमें स्पेस में मौजूद चीजें बहुत ही बेटर रेजोल्यूशन में देखने को मिलती हैं। सेरा जिस सिग्नल की तलाश में है उसे फास्ट रेडियो बर्स्ट कहते हैं। ये कुछ ही मिलीसेकंड्स के लिए रहते हैं और अचानक कहीं से भी मिलने लगते हैं। पहला फास्ट रेडियो बर्स्ट हमें तब मिला था जब हम स्पेस में रैंडम सर्वेस कर रहे थे। हम अभी तक ये नहीं जानते ये कहाँ से आते हैं और ये कैसे बनते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट दूर दराज की गैलेक्सी में मौजूद डेड स्टार के कॉर्प्स से आते हैं, जिनके अंदर उनकी कोर में अब भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अर्थ से हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। इसे मैग्नेटार कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले ट्विस्ट्स ट्रस्ट को क्रैक कर देते हैं, जिससे हर कुछ डेकेड्स के बाद कैटास्ट्रोफिक स्टार क्वेक की शुरुआत होती है, जिसमें अरबों खरबों एटॉमिक बॉम्ब्स की एनर्जी कुछ मिलीसेकंड्स में रिलीज हो जाती है। ये एक फास्ट रेडियो बर्स्ट हो सकता है। कंट्रोल रूम के अंदर सेरा इन ब्रीफ लेकिन पावरफुल सिग्नल्स की मदद से डार्कनेस को समझने की उम्मीद कर रही हैं। अर्थ तक पहुंचने में इनके साथ क्या होता है, सारा सीक्रेट इसी बात में छुपा है। नॉर्मली आप इन फास्ट रेडियो बर्स्ट को नहीं सुन सकते, क्योंकि ये जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वो हमारे सुनने की फ्रीक्वेंसी से लगभग 10 गुना ज्यादा होती हैं। इस फ्रीक्वेंसी को इंसानों की सुनने की रेंज तक स्ट्रेच करें तो ये कुछ ऐसी सुनाई देंगी। आपने अभी ये जो सुना है ये हमारे टेलीस्कोप तक आने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट का साउंड था। हमें हर रेडियो बर्स्ट की आवाज विसल जैसी ही सुनाई देती है, लेकिन ये ओरिजिनल सिग्नल का स्ट्रेच्ड आउट वर्जन है। मैग्नेटार से निकलने वाली कुछ रेडियो वेव्स डिस्पर्स्ड हो जाती हैं और देर से आती हैं। अगर हम इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से सुन पाएं तो हमें सिर्फ एक ब्लिप या बूप सुनाई देगी। इसकी सभी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ सुन पाएं तो इसे ऐसा ही होना चाहिए। सेरा को लगता है अर्थ तक पहुंचने में फास्ट रेडियो बर्स्ट को किसी चीज के अंदर से गुजरना पड़ता है। ये एक अच्छा सिग्नल था, आप इसे सुन सकते हैं। और ये बर्स्ट बहुत ही दूर से आया था। इसे बहुत सारे मटेरियल से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसका साउंड बिखर जाता है। लेकिन ये शैडोई मटेरियल है क्या जो रेडियो बर्स्ट को धीमा कर देता है? इन रेडियो बीम्स से पता चलता है कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस प्लाज्मा के बड़े बड़े क्लाउड से भरा हुआ है। ये एक तरह की गैस है, बहुत गर्म और डिफ्यूज। नॉर्मली इसे देख पाना इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स इस प्लाज्मा को इंटरगैलेक्टिक मीडियम कहते हैं। सेरा फ्यूचर फास्ट रेडियो बर्स्ट्स को सोनार की तरह यूज करने का प्लान बना रही हैं, जिससे इन प्लाज्मा क्लाउड्स का साइज और ये स्पेस में कैसे चलते हैं इसका पता चल पाएगा। ये पता चल जाए कि किस गैलेक्सी से फास्ट रेडियो बर्स्ट आ रहा है तो इंटरगैलेक्टिक मीडियम के बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। ये एक तरह से यूनिवर्स की पहेली सुलझाने जैसा ही है, यहाँ से एक डिस्टेंट गैलेक्सी तक। जब मैं इंटरगैलेक्टिक मीडियम के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये डस्ट की तरह ही लगता है। जब इसे हवा में छोड़ा जाता है तो ये टर्बुलेंट मीडियम की तरह हमेशा चलता रहता है। प्लाज्मा की एग्जिस्टेंस से पता चलता है कि एम्प्टी स्पेस जैसा कुछ नहीं है, हर जगह मैटर मौजूद है। स्पेस वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जो खाली हो, लेकिन असल में स्टार्स के बीच स्पेस मटेरियल से भरा पड़ा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज है। मैं अगर उस गैस को 1 स्क्वायर मीटर तक भरूं और उसमें अपना हाथ डालूं तो मुझे किसी तरह का टेम्परेचर फील नहीं होगा, क्योंकि उसमें एटम्स बहुत कम होते हैं। प्लाज्मा एक गैस है जिसे इतना हीट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम से अलग हो जाते हैं। तो आपको एक मिक्स मिलता है जिसमें सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और हम उसे 4 स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक टूटे हुए एटम का एक लूज क्लाउड है। अर्थ पर इसकी मदद से फेमस नॉर्दर्न लाइट्स बनती हैं। लेकिन इस यूनिवर्स का कितना हिस्सा ऑर्डिनरी पार्टिकल्स से बना है?
आपको कहूँ कि जो कुछ भी हम देखते हैं, ये सभी स्टार्स, ये सभी गैलेक्सीज, ये सिर्फ स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा है। ये भी हो सकता है कि इसमें 4 या 5 गुना ज्यादा मटेरियल बिल्कुल अलग तरह के फॉर्म में है। ये उन एटम से नहीं बना है जिनसे हम बने हैं। असल में हम उस चीज से नहीं बने हैं जिससे यूनिवर्स बना है। तो वो क्या चीज है जिससे ये यूनिवर्स बना है? इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसे इनविजिबल मैटर की तलाश है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। असल में हम उस चीज से नहीं बने हैं जिससे यूनिवर्स बना है। तो वो क्या चीज है जिससे ये यूनिवर्स बना है? इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसे इनविजिबल मैटर की तलाश है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। हमारा यूनिवर्स कई ट्रिलियन गैलेक्सीज से भरा पड़ा है, लेकिन साइंटिस्ट्स को अब ये लगने लगा है कि ये यूनिवर्स जिस चीज से बना है उसके बारे में उन्हें बहुत कम जानकारी है। आज दूसरी तरह के मिस्टीरियस मैटर की एग्जिस्टेंस की जानकारी हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। जो भी चीजें हमारे लिए मायने रखती हैं, हम उसे मैटर कहते हैं। जो हमारे काम की होती हैं, जिस पर हम खड़े होते हैं, जिस पर हम बैठते हैं, जो हम खुद हैं। पर इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो नॉर्मल मैटर से अलग हैं, पर हमें उसके बारे में पता नहीं। ये स्ट्रेंज सब्सटेंस न सिर्फ इंसानी आंखों के लिए इनविजिबल है, बल्कि ये इंसानी समझ से भी बाहर है। एक पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारी नजरों से छुपा हुआ है। ये एटम से नहीं बना है, तो ना हम उसे छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। ये एक हैरान करने वाली खोज है। तो हम जिस स्टफ को जानते हैं, जिससे लाइट भी निकलती है, एटम्स, यही वो चीज है जिससे हम और स्टार्स बने हैं। लेकिन ये यूनिवर्स की मास एनर्जी का सिर्फ 4 या 5% ही है, लगभग इतना ही। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हिडन यूनिवर्स मौजूद हैं? इंग्लिश कंट्रीसाइड में इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम ये जानती है इन्हें कैसे ढूंढना है। प्रोफेसर मार्क क्रॉपर मलाड स्पेस साइंस लेबोरेटरी में काम करते हैं। इस ग्रैंड विक्टोरियन कंट्री हाउस में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीक्रेट छुपा हुआ है। ये बाहर से ऐसी नहीं दिखती, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर हम साइंस के कुछ मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस एंटीक फसाड के अंदर रूम्स की भूल भुलैया है। यह यूरोप के मोस्ट एम्बिशियस स्पेस मिशंस का घर है। लेकिन अंदर जाने से पहले मार्क को एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना होगा। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बिल्डअप से बचाता है। ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत खतरनाक होती है। अच्छा ये बताओ, ये पूरा हो गया? हाँ, ये पूरा हो गया है। वाह, गुड जॉब, फैंटास्टिक। मार्क और उनकी टीम दुनिया के सबसे सेंसिटिव कैमरास में से एक को बनाकर उसे टेस्ट कर रहे हैं। इसमें 36 इमेज सेंसर्स लगे होंगे, जिन्हें CCDs कहते हैं। ये उन डिवाइसेस जैसा ही है जैसा कि किसी फोन में होता है या फिर किसी डिजिटल कैमरा में, बस ये उनसे बड़ा और साइंटिफिक ग्रेड का है। ये कैमरा यूरोप की नई स्पेस टेलीस्कोप के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 1 बिलियन यूरो है। यूक्लिड का मकसद है कि हम ये समझ सके कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा किस मैटर से बना है। हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा उस मैटर से नहीं बना जिसे हम एटम्स कहते हैं, बल्कि इस यूनिवर्स का लगभग 5% ही उससे बना है। बाकी यूनिवर्स जिस मैटर और एनर्जी से बना है, हम उसके बारे में नहीं जानते। इस हिडन यूनिवर्स को देखा नहीं जा सकता, लेकिन मार्क जैसे साइंटिस्ट्स का मानना है ये मौजूद है। इसके कुछ हिस्से हैरान करने वाले निशान छोड़ते हैं। गैलेक्सी की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये लाइट को बेंड कर सकती है, जिससे एक शिमरिंग हेलो बनता है, जिसे आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। ये सर्कल इसके पीछे मौजूद डिस्टेंट गैलेक्सी के स्टार्स की इमेज को तोड़ मरोड़ देता है। लेकिन इसमें एक मिस्ट्री है। ये एक आइंस्टाइन रिंग है। इसकी पोजीशन और आग के साइज से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये गैलेक्सी के इस हिस्से में कितना मैटर होना चाहिए। और जब हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि इस गैलेक्सी के स्टार्स को देखकर हमें जो अंदाजा हो रहा था, यहाँ उससे लगभग 4 गुना ज्यादा अनसीन मैटर है। जाहिर है इस गैलेक्सी में उतना ऑर्डिनरी मैटर नहीं है जो लाइट को इतना बेंड कर सके। इस दूसरी पिक्चर से ये और भी साफ हो जाता है। जहाँ ये ब्लू गैलेक्सी है, यहाँ पर कम रोशनी वाला धुंधला ऑब्जेक्ट है,
इसके बावजूद यहाँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग दिख रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इस आइंस्टाइन रिंग में ज्यादातर डिस्टॉर्शन की वजह है ऐसे एक्स्ट्रा मैटर का होना जिसमें हम देख नहीं सकते। इस मिस्टीरियस सब्सटेंस को डार्क मैटर कहा जाता है और यही गैलेक्सी को घेरे हुए है। इस इनविजिबल क्लाउड की वजह से ही लाइट की एक्सट्रीम वॉर्पिंग हो रही है। ये वो एविडेंस है जिससे साबित होता है कि डार्क मैटर जैसी चीज मौजूद है। हम नहीं जानते कि ये मैटर क्या है। ये उन ऑर्डिनरी एटम्स से नहीं बनता जिनसे स्टार्स बने हैं या आप या मैं बना हूँ। ये किसी और चीज से ही बनता है, इसलिए इसे टेम्परेरीली डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। यूक्लिड ज्यादा से ज्यादा आइंस्टाइन रिंग्स तलाश करने की कोशिश करेगा, लेकिन टीम का पहला चैलेंज है एक ऐसा फ्लॉलेस कैमरा बनाना जो इतना शार्प हो कि हल्के से हल्के डिस्टॉर्शंस को भी डिटेक्ट कर सके। अर्थ पर मौजूद डस्ट का एक सिंगल स्पेक भी इन सेंसर्स को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। क्या तुम्हें इसे फोकस करने में मुश्किल होती है? कोई खास नहीं, हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं। मार्क की कलीग मैग्डलेना हर सेंसर को उसकी पेस पर चेक करने वाली हैं। वो एक टेस्ट चेंबर को लिक्विड नाइट्रोजन से भर देती हैं और टेम्परेचर -128 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। यहाँ तक कि पाइप भी फ्रीज हो जाते हैं। टीम जानना चाहती है कि हर इंडिविजुअल सेंसर स्पेस में कैसा परफॉर्म करेगा। मार्क ये मेजर करना चाहते हैं कि कोई गैलेक्सी लाइट को कितना बेंड करती है, जिससे ये कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा कि एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा मैटर और एनर्जी यूनिवर्स में मौजूद है। यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा किस चीज से बना है ये समझना एक बड़ी खोज होगी। इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मुझे यकीन है कि फिजिक्स को फंडामेंटल लेवल पर बदलने में यूक्लिड का सबसे बड़ा हाथ हो सकता है। पिछले कई दशकों से हमारे सामने मौजूद कई बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है डार्क मैटर, और इससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि ये है क्या और हम इसके बारे में कितना जानते हैं। डार्क मैटर लाइट को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता। अभी तक साइंटिस्ट सिर्फ इसकी ग्रेविटी को डिटेक्ट कर पाए हैं। इस बारे में बेस्ट बेट हाइपोथेसिस यही है कि इसमें विम्स शामिल हैं, जिन्हें हम वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स कहते हैं। ये छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स बिग बैंग के बाद बच गए थे और हम अभी तक इन्हें डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये डिटेक्टर्स के साथ अच्छी तरह इंटरैक्ट नहीं करते। लेकिन सेंट्रल इटली के ग्रैंड सेसो माउंटेन्स में रिसर्च साइंटिस्ट मार्चेलो मेसिना एक डार्क मैटर पार्टिकल को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अब भी पूरी जानकारी नहीं है। मेरा मतलब कई सारे पैरामीटर्स के बारे में हम अब तक नहीं जानते। इस माउंटेन के अंदर मार्चेलो ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ऐसे पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है जिनकी एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को नहीं पता। वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें पहाड़ी के 1 मील अंदर जाना होगा। टनल्स और चेंबर्स की एक भूल भुलैया से होते हुए मार्चेलो एक विशालकाय डार्क मैटर डिटेक्टर तक पहुंचते हैं जिसका नाम है ज़ेनॉन 1T। इस वक्त हम ज़ेनॉन 1 टन के एक्सपेरिमेंट साइट पर हैं। ये सर्विस बिल्डिंग है जिसमें सारे एंसिलरी डिवाइसेस हैं जिससे हमारा डिटेक्टर काम करता है। और लेफ्ट साइड पर जो आप देख रहे हैं वो है वाटर टैंक। इस एक्सपेरिमेंट को तैयार होने में लगभग 2 साल लग गए हैं। इस टैंक की टॉप और बॉटम में लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। इसके अंदर प्योरिफाइड वाटर और 62 किलोग्राम ज़ेनॉन है। ये एक रेयर गैस है जो लिक्विड फॉर्म में है। ऊंचाई पर होने की वजह से हम मेजरमेंट बहुत ही शांत और साफ वातावरण में कर सकते हैं। हम सी लेवल से 700 मीटर ऊपर हैं और हमारे ऊपर 1400 मीटर तक पहाड़ हैं। ये माउंटेन डार्क मैटर के लिए रुकावट पैदा नहीं करता। कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना है डार्क मैटर हेलो हमारी गैलेक्सी को बाहर से घेरे हुए हैं। ये दिखाई न देने वाले बड़े से सुरक्षा कवच जैसा ही है, लेकिन अंदर इसमें जबरदस्त स्ट्रीम्स होती हैं। डार्क मैटर का फ्लो किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल कोर की तरफ खिंच जाता है जिससे डेंस ट्रेल्स बनती हैं। डार्क मैटर के पार्टिकल्स हर सेकंड बिना किसी रुकावट के अर्थ के अंदर से पास होने चाहिए। लेकिन अगर ये सच है तो क्या हम कभी इन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे? मार्चेलो को लगता है कि उन्हें एक तरीका मिल गया है जिसकी मदद से
वो सिंगल डार्क मैटर पार्टिकल के अर्थ के अंदर से पास होने के फुटप्रिंट ढूंढ रहे हैं। इन्हें उम्मीद है टैंक के अंदर एक या दो पार्टिकल्स शायद जेनॉन के एटम से टकरा जाएं, जिससे लाइट की टाइनी फ्लैशेस जनरेट होंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, नेचुरल रेडिएशन भी लाइट फ्लिकर्स क्रिएट कर सकती हैं, तो जेनॉन का शील्डेड होना और कंटामिनेशन फ्री होना जरूरी है। ये पूरी दुनिया का प्योरेस्ट जेनॉन है, क्योंकि हमें एक्सट्रीम लेवल तक प्योरीफाई किया हुआ जेनॉन चाहिए। लेकिन कंटेनर के किनारे भी प्योर जेनॉन से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो टीम फ्लैशेस को सिर्फ इस लिक्विड गैस के सेंटर में देखने की कोशिश करेगी। मार्चेलो जानते हैं ट्रू डार्क मैटर कोलिजन को देखने के चांसेस बहुत ही कम हैं। एक फ्लैश तो नॉर्मल है, एक से ज्यादा भी फ्लैश हो सकते हैं, पर अगर कई सारे फ्लैश हों तो वो कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, यानी हमने पहले उन पर ध्यान ही नहीं दिया। साइंटिस्ट्स डार्क मैटर को जितना ज्यादा करीब से जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें उतना ही एहसास हो जाता है कि वो इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में कितना कम जानते हैं। मुझे ये स्टोरी पसंद है जिसमें पता चलता है कि हम ह्यूमंस इस यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा हैं। इनफैक्ट हम ये कैसे मान लें, हमारे सेंसेस, हमारी नजर, टच और स्मेल हमें वो सब बताती है जो हो रहा होता है। हम इवॉल्व ही रेगुलर मैटर से इंटरैक्ट करने के लिए हुए हैं, वो चीजें जो एटम से बनी हैं। लेकिन यहाँ डार्क मैटर भी है मेरे हाथों के बीच, लेकिन मैं उसे सेंस नहीं कर सकती। लेकिन डार्क मैटर और हमारा मैटर, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ग्रेविटी। डार्क मैटर की सबसे बड़ी खासियत जिसकी वजह से हमें उसके होने का पता चलता है वो है इसका बेहद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल सिग्नेचर। तो क्या ग्रेविटी यूनिवर्स में डार्क मैटर के रोल को एक्सप्लेन कर सकती है? जिस यूनिवर्स में आज हम रहते हैं उसे डिजाइन किया और बनाया था डार्क मैटर ने, और डार्क मैटर पर पूरा इन्फ्लुएंस था ग्रेविटी का। साइंटिस्ट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डार्क मैटर ने ही हमारे कॉस्मोस को तैयार किया है, और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि इसके बिना यूनिवर्स कैसा होता। तलाश शुरू हो गई है एक ऐसे इनविजिबल मैटर की जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। ये ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ डार्क मैटर के फुटप्रिंट को डिटेक्ट कर पाए हैं, और वो है इसकी ग्रेविटी का लाइट को बेंड करना। हम जानते हैं डार्क मैटर है क्योंकि इसके बिना चीजें ऐसी नहीं होती। आप गैलेक्सीज को देख सकते हैं, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को देख सकते हैं। एक्चुअली ये सही तरीके से बिहेव नहीं कर रही हैं। हम कई सालों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर आखिर है क्या। गैलेक्सीज इतनी तेजी से घूमती हैं कि आउटर स्टार्स को बाहर उछल जाना चाहिए था, जैसे बाइसिकल व्हील के घूमने पर पानी की बूंदें उछल जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर बने रहते हैं। तो कोई चीज ऐसी है जो इन स्टार्स को थामे रखती है, ग्रेविटी का एडिशनल सोर्स जिसे हम देख नहीं सकते, और यही है डार्क मैटर। लेकिन आज तक किसी ने कोई डार्क मैटर पार्टिकल नहीं देखा है। तो डार्क मैटर का इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में क्या रोल है, और इसके ना होने पर कॉस्मोस कैसा लगेगा? इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमर्स फिजिक्स लॉस का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स किस चीज से बना है। डॉक्टर रिचर्ड मैसी ने एक सुपर कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल गैलेक्सीज बनाई हैं। यहाँ डरहम में हम इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स की मदद से सिमुलेशंस रन करते हैं, और हम इन्हें लगातार चला रहे हैं और फिजिक्स लॉस को ट्वीक कर रहे हैं जब तक हम एक यूनिवर्स ना प्रोड्यूस कर लें जो हमारे यूनिवर्स जैसा दिखाई देता है। और अब इस तरह हम ये जान सकते हैं एग्जैक्टली यूनिवर्स काम कैसे करता है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि डार्क मैटर की ग्रेविटी लाइट को बेंड करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती है। ये गैलेक्सीज को बाइंड करके इन्हें आपस में जोड़े रखता है। ये इंटरगैलेक्टिक प्लाज्मा को खींचकर इनकी लॉन्ग स्ट्रीम से वो पाथ्स बनाता है जिस पर गैलेक्सीज बनती हैं। ये किसी जाल की तरह कॉस्मोस पर फैला हुआ है। हमारा पूरा यूनिवर्स डार्क मैटर से बने एक स्केलेटन पर टिका हो सकता है।
रिचर्ड इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि अगर हम डार्क मैटर की ग्रेविटी में बदलाव कर दें तो कॉस्मोस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो मैं अब जाकर यूनिवर्स के एक इंटरेस्टिंग पैच का सिमुलेशन देखने वाला हूँ जिसे हमने आज सुबह रन किया था। देखते हैं ये सही काम कर रहा है या नहीं। इनकी टीम गैलेक्सीज के दो ग्रुप के बीच में एक असली टक्कर को सिमुलेट करने वाली है। तो अब अगर हम इसे रीनॉर्मलाइज करना चाहें तो क्या मुझे ये सब चेंज करना पड़ेगा? ये कोलिजन आज से अरबों साल पहले एक कॉस्मोस कॉर्नर में हुआ था जिसे बुलेट क्लस्टर कहा जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग डिस्टॉर्शंस डार्क मैटर के बहुत बड़े अमाउंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। रिचर्ड की टीम कॉस्मा नाम के सुपर कंप्यूटर को प्रोग्राम करती है जिससे इस कैटाक्लिस्मिक फिनोमिनन के दो डिफरेंट वर्जन सिमुलेट किए जाएंगे। नेचर हमारे लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है और अगर हम इन कोलिजन्स को देखें और ये देख पाएं कि डार्क मैटर बिट्स कहां जाती हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि असल में डार्क मैटर क्या है। रिचर्ड पहले सिमुलेशन को एक रियल कोलिजन पर मॉडल करने वाले हैं। पिंक कलर में दिखाई दे रही हॉट गैस के दो बड़े क्लाउड्स एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन डार्क मैटर जो ब्लू कलर में है सब चीजों के अंदर से आर पार हो जाता है, खुद के अंदर से भी। डार्क मैटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या है, ये इस टक्कर में आर पार निकल जाता है। ऑर्डिनरी स्टफ से उलट ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से आगे निकल जाता है। इसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि डार्क मैटर का इस कोलिजन में कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन कॉस्मा अब एक दूसरा सिमुलेशन करने वाला है। इसमें डार्क मैटर नहीं होगा। यहाँ हम एक और सिमुलेशन कर रहे हैं जिसमें कोई डार्क मैटर नहीं है और इसका नतीजा असली यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है। ये लम्प्स ऑर्डिनरी मटेरियल से बने हैं, ये वही स्टफ है जिससे हम बने हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं ये धीमे हो जाते हैं, ये किसी जायंट कॉस्मिक कार क्रैश जैसा है। सेकेंड सिमुलेशन में सब कुछ धीमा होकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर एक्सप्लोड हो जाता है। इनफैक्ट गैलेक्सीज के ये बड़े टुकड़े पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आसपास की सभी गैलेक्सीज बिखरने लगती हैं क्योंकि इन्हें थामने वाला डार्क मैटर नहीं है। इस तरह का यूनिवर्स कभी रहने लायक नहीं हो सकता। इन सिमुलेशन से पता चलता है कि कैसे डार्क मैटर एक ग्लू की तरह इस यूनिवर्स को साथ में जोड़े हुए है। इसकी ग्रेविटी ऑर्डिनरी मटेरियल को खींचकर एक एंडलेस वेब में जोड़े रखती है। मेरा नजरिया कुछ ऐसा है कि जब आप माउंटेन रेंज के ऊपर उड़ रहे हो तो ऊपर से हमें सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं, विजिबल मैटर की तरह। वो गैलेक्सीज जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन इनके नीचे डार्क मैटर की एक ह्यूज बैकबोन मौजूद है। लेकिन एक सरप्राइज है, ये डार्क मैटर वेब फैल रहा है। जब हम यूनिवर्स को देखते हैं हम देख सकते हैं गैलेक्सीज के बीच के गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। कुछ है जो स्पेस को भी खींच रहा है। हमारा मानना है कि एक एनर्जी है जो स्पेस को यूनिफॉर्मली फैला रही है। ये इनविजिबल है क्योंकि इसमें कोई लाइट नहीं है। इसके अलावा ये एक किकर भी है। इस एनर्जी से रिपल्सिव ग्रेविटेशनल पुश पैदा होता है। कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने इस नए इनविजिबल सब्सटेंस को डार्क एनर्जी का नाम दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक ये आइडिया नहीं है कि ये स्पेस को कैसे खींच पा रही है। स्पेस में स्प्रिंग या इलास्टिक जैसा कुछ है, तो वो खुद को डार्क एनर्जी की तरह कैसे प्रेजेंट कर लेता है, यही तो सवाल है, क्योंकि अब तक हम उसे पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। तो ये डार्क एनर्जी क्या है? किट पीक माउंटेन एरिजोना की समिट ने कॉस्मोस का रिंग साइड व्यू प्रोवाइड कराया है। एस्ट्रोनॉमर अर्जुन टे स्टार्स के एक पैटर्न को रिसर्च कर रहे हैं जो डार्क एनर्जी की पहेली को सुलझा सकता है। मुझे हमेशा एस्ट्रोनॉमी से लगाव रहा है, तभी से जब मैं छोटा बच्चा था। जब मैं 9th ग्रेड में था हमने एक टेलीस्कोप बनाई और मैं उसकी मदद से स्टार्स को देखता था। अर्जुन को लगता है कि वो ये पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, जिससे डार्क एनर्जी को समझने की शुरुआत हो सकती है। हमें लगता है कि डार्क एनर्जी की शुरुआत यूनिवर्स के अहम कंपोनेंट के तौर पर हुई थी लगभग 8 या 10 अरब साल पहले। तभी से इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। सन 2000 में हमें सबसे पहले ये एहसास हुआ कि यूनिवर्स सिर्फ फैल ही नहीं रहा बल्कि इस एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ रही है। अब हमें लग रहा है कि यूनिवर्स के ज्यादातर मटेरियल के बारे में हम कुछ नहीं जानते। दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक किट पीक के 4 मीटर टेलीस्कोप को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए अर्जुन एक टीम के साथ काम करते हैं। ये खूबसूरत है ना? ये टीम इस टेलीस्कोप को स्टार्स के बेहद हल्के लेकिन खास पैटर्न को ढूंढने के लिए यूज करना चाहती है, जिसकी शुरुआत यूनिवर्स के शुरुआती दौर से हो गई थी।
अरबों साल पहले ये कॉस्मोस सिर्फ हॉट और डेंस प्लाज्मा का ओशन था, लेकिन मामूली फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ रीजन्स साथ में जुड़ गए। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनके अंदर हीट बढ़ती गई और यहां तक कि इनका अपना प्रेशर इनके कंट्रोल से बाहर हो गया और प्रेशर वेव्स दूर तक फैल गई। इन वेव्स से डेंस प्लाज्मा के एक जैसे रिंग्स बन गए। हर एक के बीच 450 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी थी। फिर इन रिंग्स के आसपास गैलेक्सीज बन गई। पीछे रह गया एक खास पैटर्न जो तब से आज तक हमारे साथ बना हुआ है। क्योंकि अर्जुन हर रिंग का एग्जैक्ट साइज जानते हैं, तो ये ज्योमेट्री की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि तब से आज तक स्पेस कितना फैला है। एक टेलीस्कोप एक तरह की टाइम मशीन होती है। गैलेक्सी से आने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी नजदीकी सबसे बड़ी 22 लाख साल पहले निकली थी। कैमरा के अंदर टाइनी ऑप्टिकल फाइबर्स 5000 गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को एक साथ कैप्चर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने उस कैमरा के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसे हम अपने कार्टोग्राफी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करने वाले हैं। इस कैमरा का नाम प्रोटोडेजी है। इसमें 3 फाइबर पोजिशनिंग रोबोट्स हैं जो फाइबर्स गैलेक्सीज पर 1 मिलीमीटर के 5000वें हिस्से की एक्यूरेसी से पोजीशन कर सकते हैं। अब हम रिजल्ट्स जानने के लिए इन्हें टेस्ट कर रहे हैं। पूरी तरह तैयार कैमरा की मदद से टीम अंतरिक्ष के 1/3 हिस्से को मैप कर पाएगी, जिससे पता चलेगा कि गैलेक्सीज कितनी तेजी से हमसे दूर जा रही हैं और डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट का भी पता चलेगा। हम एक शानदार एडवेंचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आज तक के सबसे बेस्ट मैपिंग टूल्स में से एक को बना रहे हैं, जिससे हम यूनिवर्स को बेहतर एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्या पता हमें क्या मिल जाए, है ना? हमारा एक और प्लान है जिससे हम डार्क एनर्जी ने यूनिवर्स पर क्या असर डाला है इसकी डिटेल्स पता लगाएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी वो होगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। डार्क यूनिवर्स का इतने बड़े स्केल पर होना एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान और परेशान करता है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। आप एक कैपुचिनो के बारे में सोचिए, तो जब आप इसे बनाते हैं तो सबसे नीचे जो कॉफी है उसे आप डार्क एनर्जी समझ सकते हैं। यहाँ यूनिवर्स की ज्यादातर एनर्जी मौजूद है। और फिर इसके ऊपर दूध का झाग होता है। ये भी कम नहीं होता है। इस झाग को आप डार्क मैटर कह सकते हैं। और फिर इस कैपुचिनो यूनिवर्स में रेगुलर मैटर कहाँ होना चाहिए? तो इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकलिंग्स के बारे में क्या ख्याल है? यूनिवर्स अपने आप में फाइनली बैलेंस्ड है। इस हिडन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बिना इसका स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। लेकिन एक और मिस्ट्री बाकी है। कॉस्मोलॉजिस्ट्स को कोई अंदाजा नहीं है कि ये यूनिवर्स इस तरह क्यों बना। हमें बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने हैं कि ये जो भी डार्क मैटर है इस यूनिवर्स के मास का 23-24% क्यों है, क्यों इसमें 70% डार्क एनर्जी है। अगर कोई इन सवालों के जवाब ढूंढ ले तो मैं समझता हूँ कि हम एक झटके में अपनी जानकारी के अगले लेवल तक पहुँच जाएंगे। ये जवाब हमारे यूनिवर्स के पार मिल सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज का पता लगाया जा रहा है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक या इनमें से दोनों हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हों। क्या ये मुमकिन है कि हमारा ज्यादातर यूनिवर्स जिस मटेरियल से बना है वो किसी और यूनिवर्स से आया है? ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसका सबूत हमारी सोच से भी ज्यादा नजदीक हो सकता है। ये यूनिवर्स बड़ा हो रहा है। डार्क एनर्जी नाम के मिस्टीरियस सब्सटेंस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और गैलेक्सीज के वेब को डार्क मैटर ने जोड़कर रखा हुआ है। नॉर्मल मैटर में ऐसी एनर्जी होती है जो चीजों को साथ लाती है, पर डार्क एनर्जी में ऐसा नहीं है। डार्क एनर्जी में ऐसी ग्रेविटी है जो चीजों को पुश करती है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब डार्क एनर्जी का बाहर की तरफ पुश नॉर्मल ग्रेविटी के पुल से ज्यादा हो जाता है, और इसलिए यूनिवर्स एक्सपेंशन जो धीरे धीरे हो रहा था वो अब तेजी से होने लगा है।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच लगातार चली आ रही ये जंग हैरान करने वाली है। कुछ लोगों का सवाल है कि ये दोनों हमारे यूनिवर्स का हिस्सा हैं भी या नहीं। लोगों का यही मानना है कि डार्क मैटर किसी दूसरे यूनिवर्स से आया है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचें तो डार्क मैटर ग्रेविटी का एक ऐसा सोर्स जिसे हम देख नहीं सकते। शायद हम इसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये वाकई डार्क हो, या शायद हम इसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स से आता है। उस यूनिवर्स की लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ग्रेविटी पहुंच सकती है। ये मुमकिन है कि डार्क एनर्जी एक्चुअली हमारे यूनिवर्स में बाहर से आती हो। इनफैक्ट हो सकता है हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रफ्तार का तेज होना असल में दूसरे यूनिवर्स की वजह से हो, जो हमारे यूनिवर्स को घेर कर इसे खींच रहा हो। ऐसा हो सकता है। जब मैं छोटा था एक जोक हुआ करता था, यूनिवर्स को डिफाइन कीजिए और इसके 3 एग्जांपल्स दीजिए। ये एक जोक ही था क्योंकि यूनिवर्स तो यही है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन अब ये जोक नहीं रहा। तो क्या हमारा ज्यादातर यूनिवर्स जिस मटेरियल से बना है वो दूसरे यूनिवर्स से आया है? अगर हम अपने यूनिवर्स से बाहर जाकर इसे देख पाएं, तो कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है इसे एक फ्लैट शीट की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके परे अल्टरनेटिव यूनिवर्सेस का एक सी है जिससे डार्क एनर्जी लीक हो रही है, जो एक शीट की तरह बाहर निकलकर हमारे यूनिवर्स में आ रही है। इस लगातार बढ़ रही डार्क एनर्जी को दूसरे डायमेंशन से बंद किया जा सकता है। क्या यह थ्योरी साइंस फिक्शन है? वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन में रेडियो एस्ट्रोनॉमर डेविड फ्रेयर इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं। दूसरे यूनिवर्सेस को ढूंढने के लिए ग्रीन बैंक एक परफेक्ट जगह है। ये अपने ही पैरेलल डायमेंशन के अंदर है, जहां मोबाइल फोन और वाईफाई सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। हे शेरी। हे डेव, कैसे हैं आप? वेरी गुड। आज क्रीक कैसी है? ओह, आज हालात कुछ ठीक नहीं है। ओवरफ्लो हो रही है? हाँ, हैव अ गुड डे। सबको हेलो कहिए। या यू टू। इस टाउन के सारे रेडियो एमिशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया है ताकि पास की ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोनॉमर्स टोटल रेडियो साइलेंस में काम कर सकें। अगर मार्स पर आपके पास सेल फोन होता और टेलीस्कोप मार्स को देख रही होती, तो हम मार्स पर मौजूद सेल फोन को आसानी से देख लेते। असल में मार्स पर मौजूद उस सेल फोन से आने वाले सिग्नल उन टिपिकल सिग्नल से लाखों गुना स्ट्रांग होते जिन्हें हम डीप स्पेस में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन बैंक में दुनिया की सबसे बड़ी मूविंग रेडियो टेलीस्कोप मौजूद है। ये जायंट एंटेना डीप स्पेस से आने वाले वियर्ड और वंडरफुल सिग्नल्स को कैच करता है, जिसमें वो फेंट सिग्नल्स भी शामिल हैं जो टाइम की शुरुआत के हैं। डेविड टेलीस्कोप को मेन कंट्रोल रूम से स्टीयर करते हैं। इस नर्व सेंटर को एक मेटल बॉक्स में रखा गया है। हम यहाँ सभी तरह के रेडियो एमिशंस को, चाहे वो कंप्यूटर्स के हों या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, इन मेटल बॉक्स के अंदर रखते हैं ताकि ये टेलीस्कोप से इंटरफेयर ना करें, जो यहाँ से 1 मील की दूरी पर है। हम इस चीज का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हम अपने माइक्रोवेव्स को भी बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो ये बॉक्सेस कुछ जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनकी माइक्रोवेव से एमिशन निकलता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात है, उन्हें हमेशा डिनर टाइम के आसपास मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स मिलते थे। फिर उन्हें एक माइक्रोवेव का डोर खराब होने का पता चला। डेविड कैलटेक कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रंगा रामचारी से बात करते हैं। हाय डेव, क्या चल रहा है? प्रीटी गुड। हमने कुछ टेस्ट्स किए हैं ये देखने के लिए कि हम डिफरेंट मोड में ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं। रंगा चाहते हैं ग्रीन बैंक उन माइक्रोवेव्स को इन्वेस्टिगेट करे जो पिछले यूनिवर्स के बचे हुए हैं। ये एंशिएंट रेडिएशन अब भी नाइट स्काई में एक फेंट ग्लो छोड़ती है, लेकिन रंगा को लगता है इनके अंदर उन्हें दूसरे यूनिवर्स के निशान मिले हैं। अगर हम इमेजिन करें कि हमारा यूनिवर्स एक बबल है और ये दूसरे बबल्स के साथ फ्लोट कर रहा है उस चीज के अंदर जिसे साइंटिस्ट्स मल्टीवर्स कहते हैं। जब बिग बैंग एक बबल यूनिवर्स को क्रिएट करता है तो ये तेजी से फूलता है और किसी दूसरे यूनिवर्स से टकरा जाता है और एलियन मैटर के निशान छोड़ जाता है। दो यूनिवर्सेस की ओवरलैपिंग से
हाइड्रोजन का एक इम्पॉसिबली ब्राइट स्पॉट बनता है जो बहुत कम टाइम के लिए रहता है। इस इंटेंस हाइड्रोजन सिग्नल की कंफर्मेशन से यह प्रूव हो जाएगा कि एक यूनिवर्स का मैटर दूसरे यूनिवर्स पर असर कर सकता है। तो अगर बात इस एक्सेस हाइड्रोजन की हो, जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें लगता है हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होकर दूसरे यूनिवर्स से टकरा रहा है। इसीलिए ये स्टडी इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पहला ऐसा ऑब्जर्वेशनल टेस्ट है जो ये समझने के लिए है कि यहाँ से बाहर और भी यूनिवर्सेस हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इससे हमें हमारे और यूनिवर्सेस के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। डेविड इस मिस्टीरियस हाइड्रोजन एमिशन को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी को बूस्ट करने के तरीके को इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल बहुत पुराने होंगे और फेंट भी। ये एक KA बैंड रिसीवर है जो उस वेवलेंथ रेंज में काम करता है जिससे पुरानी यूनिवर्स के हाइड्रोजन को देखा जा सकेगा। कॉस्मोस का टेम्परेचर बहुत कोल्ड है। ये लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इस रिसीवर को भी इतना ही ठंडा किया जाए तो ये और भी बहुत कुछ डिटेक्ट कर सकता है। सबसे खास चीज है एक लो नॉइज एम्पलीफायर जो इस क्रायोस्टैट के अंदर है। ये इसे एब्सोल्यूट 0 से 15 डिग्री ऊपर रखती है। ये एक बेहद एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हो सकता है इसके जवाब मिल जाएं। रियलिटी कैसे बनी? मुमकिन है कि हम बहुत सारी यूनिवर्सेस में से सिर्फ एक हों। पहले हमें यही लगता था कि सिर्फ सन ही एक इकलौता स्पेशल स्टार है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स हैं। ये हमारे रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर सकता है कि हम कौन हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे पता चल सकता है कि मल्टीवर्सेस हो सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि मल्टीवर्स मौजूद है, पर मैं इसे प्रूव नहीं कर सकता। अगर हम उस अगले स्टेप पर पहुंच जाते और हमारा यूनिवर्स कई पॉपुलेटिंग यूनिवर्सेस में से एक होता, लैंडस्केप इससे भी बड़ा होता, वाओ, हमारी दुनिया की बादशाहत एक झटके में खत्म हो जाएगी, तब मुझे लगता है हमारा रियलिटी का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। हो सकता है हमारा यूनिवर्स मल्टीवर्स से बना हो। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दूसरे यूनिवर्स के इफेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें हम अपने यूनिवर्स में फील करते हैं। यूनिवर्सेस की एग्जिस्टेंस का इनफिनिट होने से शायद हमारी एग्जिस्टेंस की वजह का पता चल जाए। हमारी यूनिवर्स की ये कंडीशंस राइट वैल्यूज में कैसे सेट हुई जिससे गैलेक्सीज और प्लैनेट्स और इंसान का वजूद बना, ये एक चकरा देने वाला क्वेश्चन है और इसका एक मुमकिन जवाब है। हो सकता है बहुत सारे यूनिवर्स में हर चीज में चीजों की वैल्यू अलग हो और फिर एक स्पेशल यूनिवर्स जहां ये वैल्यूज रैंडमली ऐसी वैल्यूज तक पहुंच गई हो जो हम यहां देख रहे हैं और कंडीशंस भी हमारी लाइफ की शुरुआत के लिए एकदम सही हो। ऑफ कोर्स हमने खुद को ऐसी जगह पर पाया है। तो क्या हमें कभी हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल पाएगा कि ये यूनिवर्स किस चीज से बना है? मेरा सबसे अच्छा अंदाजा यही है कि चीजों को जानने का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें लगता है कि हम हर चीज की थियरी ढूंढ लेंगे और काम खत्म, फिर हम बीच पर जाएंगे, मस्ती करेंगे। आगे इससे भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे और यही बात इसे एक्साइटिंग बनाती है। ऐसे यूनिवर्स में रहना जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो काफी डिप्रेसिंग हो जाएगा ना?